क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका गैजेट्स 360 हिंदी में। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो टेक आपकी जुबान में। इस हफ्ते का जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी है, क्योंकि हम लोग थोड़े पुराने स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट मेरे पास में 2 ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनको मैं निकालूंगा जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जो मेन टॉपिक है वो ये है कि यार जो 10,000 के अंदर बिकने वाले जो स्मार्टफोन्स है, जो बजट स्मार्टफोन्स है, उनके अंदर इतनी इनोवेशन क्यों देखने को नहीं मिल रही है। क्या ये वास्तव में सही है या फिर सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे स्मार्टफोन्स इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर लॉन्च होते हुए देख लिए हाल ही में। इसके अलावा हमेशा की तरह आपके जो सवाल है उनका भी जवाब दूंगा मैं, और इनके बारे में मेरे को लगता है इस हफ्ते बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं आपकी तरफ से, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको लेके। तो हमेशा की तरह मुझे आपको ये याद दिला देना दो कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतने ज़्यादा हमारे वीडियोस पे व्यू आएंगे, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपके लिए बनाते हैं। और उसके साथ में उस बेल आइकॉन को भी दबा दो, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इतिहास में जाते हैं, मेन मुद्दे के इतिहास में। थोड़ा 2010, 11, 12, 14, 15 इन सारे सालों के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआती सालों में स्मार्टफोन्स के हम लोगों को ज़्यादा बजट स्मार्टफोन्स देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रॉयड के जो स्मार्टफोन्स बनते थे वो मोस्टली हाई एंड स्मार्टफोन्स बनते थे। फिर 2012-13 के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि गैलेक्सी वाई सीरीज़ आ गई और बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स आ गए जो आप 10,000, 15,000 में खरीद सकते हो। और उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ने लगे, और ये जो बजट स्मार्टफोन एक बहुत ही प्राइम कैटेगरी बन गई स्मार्टफोन मेकर्स के लिए। 2015-16 जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो मेरे पास में ये 2 स्मार्टफोन्स हुआ करते थे। एक तो था ये Redmi Note 3 और ये था ला टीवी ला Echo 1S। ये कंपनी अभी डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, जैसे कि हाँ, आपके पास में डिस्प्ले तो दिया है, लेकिन वो LCD डिस्प्ले होता था बजट स्मार्टफोन्स के अंदर। ज़्यादा उसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई नहीं होता था, और बहुत ही मोटे मोटे बेजल्स होते थे। पीछे की तरफ अगर आप पलटोगे फ़ोन को तो ज़रूर 13 मेगापिक्सल का कैमरा या 15 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन जो नाइट टाइम फोटोग्राफी होती थी और जो डायनामिक रेंज होती थी वो इतनी कुछ खास नहीं होती थी इन स्मार्टफोन्स की। इसके अलावा इन बजट स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत सारे विज्ञापन देखने को मिलते थे, और जो प्रोसेसर था वो ऑलमोस्ट 6 महीने बाद में मतलब आउटडेट हो जाता था, इन द सेंस कि चलना, इनके साथ में काम चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, कि बहुत स्लो हो जाते थे ये स्मार्टफोन्स। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं सालों के अंदर, हम लोग को देखने को मिलता है कि जो टॉप स्पेसिफिकेशंस वाले स्मार्टफोन रहे हैं, सपोज हम लोग 2015 के स्मार्टफोन्स को देखते हैं, उनके जो टॉप स्पेसिफिकेशंस थे वो धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन होने लगे मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर, और फिर वो जो स्पेसिफिकेशंस है वो आने लग गए हमारे बजट स्मार्टफोन्स के अंदर। तो 2017 में आते हैं, चलो 2 साल और आगे ले जाते हैं। हम लोगों ने देखा 2017 में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चीज़ें होने लग गई थी। सबसे पहली बात तो जो हमारे स्मार्टफोन के डिस्प्लेज हैं उनके अंदर हम लोगों ने देखा नॉच आने लग गए हैं। बहुत सारे तरह के नॉचेस होते थे तब। एक तो ऑब्वियसली यूनिब्राउन नॉच होता था, जो बहुत ही लंबा सा और अगली सा होता था। अभी तक वो आपको दिख जाएगा हमारे आईफोन्स के अंदर, ये देख रहे हो, ये बड़ा सा नॉच। इसको छोटा किया गया, इसको बना दिया टीयर ड्रॉप नॉच। और फिर उसी साल के अंदर हम लोग ने देखा पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर नॉच ही नहीं है। वो एक एक्सपेरिमेंटल स्मार्टफोन था, ऑब्वियसली उसको मेन स्ट्रीम बनाया गया था 2018 में वीवो ने, पर वही मोटराइज्ड फ्लिप अप कैमरा आ गया था। तो ये जो नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज जो थी, ये धीरे 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 करके ट्रिकल डाउन होने लगी और बजट स्मार्टफोन्स में आने लगी। एक साल के अंदर हम लोगों ने देखा 2018 में कि Realme का जो स्मार्टफोन था उसके अंदर इतने सारे तगड़े फीचर दे दिए थे Realme 1 के अंदर कि लोग बौखला गए थे कि यार ये क्या नया स्मार्टफोन बना दिया है इन लोगों ने। और ऐसे ही करते 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 हम लोगों को बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिल गए इन्हीं बजट स्मार्टफोन्स के अंदर, जो हम लोग कुछ साल पहले सिर्फ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर एक्सपेक्ट करते थे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फ़ोन के बाहर से। ऑब्वियसली फ़ोन के बाहर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? डिस्प्ले के अंदर पहले क्या मिलता था? एक 720p का LCD IPS पैनल तो था, लेकिन उसकी जो टच सेंसिटिविटी थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। आजकल हम लोग को देखने को मिलता है बजट स्मार्टफोन्स के अंदर भी कभी कभी एक हाई रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं, और रेजोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर अच्छा देखने को मिल जाता है, फुल HD+। इसके अलावा तो Redmi Note 10 का अगर आप उदाहरण लोगे तो उसके अंदर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है,
फुल HD प्लस, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर जो बेजल्स है वो कम हो गई है। हम लोगों ने देखा है कि जो स्मार्टफोन्स है उनकी जो डिस्प्लेज है वो काफ़ी हद तक ऊपर तक पहुंच गए हैं और एजेस तक पहुंच गए हैं, जिससे कि हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो गया है रिसेंटली। अब स्मार्टफोन को पीछे बदलते हैं, एक कैमरा दिया हुआ है इस फ़ोन के अंदर। आजकल हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 या फिर 2 कैमरा तो होने ही चाहिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और जो प्राइमरी सेंसर है वो कभी भी अभी हम लोग जब 48 मेगापिक्सल का नीचे का सेंसर देखते हैं तो हम लोग सर खुजलाने लग जाते हैं और सोचते हैं कि यार क्यों हम लोगों को 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर, तो क्यों हम लोगों को 12, 13, 15 मेगापिक्सल के सेंसर दिए जा रहे हैं। तो ये हम लोग बहुत हद तक अपने स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस के लिए माने जाते हैं, क्योंकि जो बजट स्मार्टफोन्स है उनके अंदर बहुत सारी वैल्यू पैक की जा रही है। उसके अलावा जो डिज़ाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बोरिंग सा मेटालिक यूनिबॉडी डिज़ाइन था, तब के टाइम पे बहुत ट्रेंडी था। आजकल हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स के पीछे ग्रेडियंट दिए हुए हैं, रंग बिरंगे कलर्स दिए हुए हैं। कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर पहले 2 साल पहले तक ग्लास बैग्स आते थे बजट स्मार्टफोन्स के अंदर। आजकल तो उन्होंने कम कर दिया क्योंकि जो बाकी स्पेसिफिकेशन है उनके ऊपर ज़्यादा वो लोग फोकस करने लग गए, तो पॉलीकार्बोनेट बैग्स के ऊपर आजकल हम लोग ज़्यादा देखते हैं बजट स्मार्टफोन्स के अंदर। पर फिर भी हम लोगों की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है। कोई भी अगर बजट स्मार्टफोन को देखोगे तो उसको ये समझना मुश्किल होता है कि यार कितने रुपए का आपने खरीदा है, क्योंकि उसकी जो इल्यूजन होती है एक प्रीमियम स्मार्टफोन बनने की वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आपको वो एकदम इल्यूजन में डाल देता है कि ये तो एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोसेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वही एक मेरे ख्याल से वन ऑफ द फ्यू चीज़ें डिटरमिन करती है कि आपका फ़ोन कितने जल्दी आउटडेट होने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास में एक ऐसा प्रोसेसर नहीं है जो डे टू डे टास्क को टैकल कर सके, गेमिंग को टैकल कर सके, तो वो काफ़ी हद तक एक मतलब डाउनर बन जाता है आपके लिए। आप स्मार्टफोन को नहीं खरीदना चाहोगे अगर उसके अंदर एक ढंग का प्रोसेसर नहीं है, और उसके साथ में जो उसके साथ करस्पॉन्डिंग रैम है और जो स्टोरेज है वो भी बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं बजट स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो पैक करने लग गए। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है बजट स्मार्टफोन्स के अंदर जो बाकी प्रीमियम स्मार्टफोन्स में नहीं देखने को मिलता है। एक तो IR ब्लास्टर, 3.5mm जैक, बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिशन जो आपको प्रीमियम स्मार्टफोन्स में नहीं देखने को मिलते हैं, बजट स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक जो हम लोगों को खामी लगती है हर बजट स्मार्टफोन की, वो ये होती है कि यार UI तो ठीक है लेकिन उसके अंदर विज्ञापन क्यों है। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग विस्तार में बात करेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तो महीने की जब शुरुआत होती है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ बाय द वे, आपका भी हो सकता है ऐसा ही मिलता जुलता, पर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं। तो महीने की जब शुरुआत होती है तो मैं सोचता हूँ कि यार ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, क्योंकि मेरा घर ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, मैं सब कुछ खा लेता हूँ बुकड़ों की तरह। मैं जाता हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर और मैं सारी चीज़ें खरीद लाता हूँ जो मेरे को लगता है अच्छी है। टॉप क्वालिटी की सबसे बेस्ट कॉर्नफ्लेक्स उठा लाया, सबसे बेस्ट कार वैक्स उठा लाया, जबकि मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। मैं बहुत सारे साबुन उठा लाता हूँ, शैम्पू उठा लाता हूँ, खाने के जो स्नैक्स होते हैं वो उठा लाता हूँ, सारे टॉप क्वालिटी के। और मोटा अच्छा खासा बिल आ जाता है मेरा 4,000 3,000 रुपये का। और फिर उसके बाद में मैं घर आता हूँ, अपनी सारी जो स्टैक्स है, जितने भी कैबिनेट्स हैं, उनको फुल स्टॉक कर देता हूँ। उसके बाद में 2 हफ्ते बाद देखता हूँ कि यार मेरे जो पैसे हैं वो थोड़े कम हो गए, क्योंकि मैंने अपने रेंट पे डाल दिए, अपने जो भी चीज़ें खरीदी है, टी-शर्ट वी-शर्ट जो हो गई, बाकी की जो फालतू की चीज़ें उन पे पैसे उड़ा दिए। अब मैं आ जाता हूँ एकदम पॉकेट फ्रेंडली मोड पे, बजट फ्रेंडली मोड पे, पॉकेट सेवर मोड पे, जो बोलना है बोलो। तो अब मैं जाता हूँ जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, मैं बहुत सोच समझ के जाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ इतने ही पैसे खर्चूंगा जब मैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाऊँगा। तो हर चीज़ का जो भी बॉक्स उठा रहा हूँ मैं, उसके पीछे प्राइस देखूंगा और फिर मैं सोचूंगा कि क्या ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या इस चीज़ के लिए मुझे किसी और चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर मैं इस चीज़ को पकड़ूंगा तो ये मेरे को ज़्यादा बेनिफिट करेगी या फिर दूसरी चीज़ करेगी। तो बहुत सारे डिसीजंस मेरे को दिमाग में लेने पड़ते हैं। तो आपको जो 2 उदाहरण मैंने दिए हैं, पहला उदाहरण तो ऑब्वियसली है उस स्मार्टफोन मेकर का जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन बना रहा है, और दूसरा जो मैंने आपको उदाहरण दिया है वो एक बजट स्मार्टफोन मेकर का दिया है। जब आपके पास में बजट स्मार्टफोन बनाने को दिया जाता है तो आपको एक प्राइस की कैप दी जाती है, एक बजट की कैप दी जाती है, जिसके अंदर ही आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डाल सकते हो। अब ये ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक सुपरमार्केट में जाने से, पर
इसके ना बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो ऑब्वियसली होता है कि आपको जो आपके कंपोनेंट्स है वो आउटसोर्स करने पड़ते हैं। आपका जो प्रोसेसर है वो आपको किसी और कंपनी से लेना है, रैम किसी और कंपनी से लेना है, तो आपको इन सब के बजट को नोट डाउन करना पड़ता है। अब दूसरी बात ये होती है कि आपको इन सारी चीज़ों को अपने खुद के स्मार्टफोन में डालना है। तो इसके अंदर क्या होता है, R&D लगती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका भी बहुत मेजर कॉस्ट होता है और आपको उसके बाद में इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में उस स्मार्टफोन को पतला करना पड़ता है और ये ज़रूर मेक श्योर करना पड़ता है कि आप जो स्मार्टफोन बेचने जा रहे हो वो खरीदा जाएगा आपके ऑडियंसेस से। इसके लिए आपको कंज्यूमर रिसर्च भी करना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि लोगों को किन चीज़ों से खरीदने का मतलब है। मतलब क्या वो एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर ज़्यादा अच्छा कैमरा है, या फिर वो चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये आपको बहुत ही कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं और इसकी वजह से ये जो बजट प्राइस पॉइंट है इसके अंदर आपको सिर्फ 3 या 4 ब्रांड ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इसका कब्जा कर रखा है, क्योंकि जो बाकी के जो ब्रांड्स हैं, जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, उनके पास में इतनी रिसर्च नहीं है और जो बाकी दूसरे जो अल्ट्रा हाई एंड ब्रांड्स हैं उनके पास में इतनी नॉलेज नहीं है बजट सेगमेंट की, उनको ज़्यादा नॉलेज है प्रीमियम सेगमेंट की। तो इसकी वजह से जो बजट स्मार्टफोन है उसको बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया हमारे पास में आप ही में से एक कमेंटर्स में से, वो ये है कि यार हमारे पास चलो सब मान लिया मैंने कि यार प्रोसेसर अच्छा दिया जा रहा है, कैमरा अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन ये विज्ञापनों का क्या सीन है। विज्ञापन का ये सीन है कि आप जब स्मार्टफोन बेचने जाते हो, अगर उसके अंदर आप सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस है वो डाल देते हो और फिर दूसरे आप अगर अपने कंपेटिटर को अंडरकट करना चाहते हो तो आपको उसका प्राइस कम रखना पड़ेगा। अगर आप उस प्राइस को इतना कम कर देते हो कि हर स्मार्टफोन के ऊपर आपको लॉस मिल रहा है तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत सारी बजट कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स के अंदर विज्ञापन डाल देती है, जिससे कि जब भी एक स्मार्टफोन बिके तो उस विज्ञापन का जो भी कट है, जो भी कमीशन है, वो सीधे स्मार्टफोन मेकर के पास में जाए। अब ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इंडिया जैसे मार्केट के अंदर बजट स्मार्टफोन्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो लोग इसको ज़्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं और जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स बिकेंगे उतना ही ज़्यादा कमीशन इनके पास में जाएगा। और एक पॉइंट आ जाता है कि आपने जितने स्मार्टफोन्स बेचे हैं उसके ऊपर जितना एडवर्टाइजमेंट का कमीशन आ रहा है वो आपका प्रॉफिट का मार्जिन उतना ही ज़्यादा कर देता है। इसी की वजह से आप देखोगे प्रीमियम स्मार्टफोन्स के अंदर कभी भी ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिलते। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि सबसे पहली बात तो अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन में एड्स डालने जाओगे, प्रीमियम स्मार्टफोन इतने बिकते नहीं है कंपेयर टू बजट स्मार्टफोन्स। दूसरी बात, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। अगर आप अपने ऐसे कस्टमर्स को दे रहे हो जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और उस स्मार्टफोन के अंदर भी उनको एड्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि यार ये स्मार्टफोन मेकर अच्छा नहीं है, हम दूसरे स्मार्टफोन मेकर की तरफ जाएंगे जो हमें एड्स नहीं देते। तो ये तो रही आपकी मोटी मोटी कहानी। इसके अलावा एक और कमेंटर ने हमसे पूछा है कि यार ये हमारे पास में स्टॉक एंड्रॉयड तो मिलता है आजकल बजट स्मार्टफोन्स में, लेकिन एंड्रॉयड 1 वाले स्मार्टफोन्स कहाँ गायब हो गए? तो Xiaomi बनाता था एंड्रॉयड 1 के स्मार्टफोन्स और भी बहुत सारे स्मार्टफोन मेकर्स बनाते थे, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि ऐसा हमें ज़्यादा मीडिया के अंदर नहीं बताया जाता है कि जो एंड्रॉयड 1 है वो एक्चुअली एक पेड सर्विस लगती है। हमें इसका स्पेक्यूलेशन है कि एंड्रॉयड 1 एक पेड सर्विस है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप नोकिया का उदाहरण लोगे तो उनके जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो बोस्ट करते हैं 2 चीज़ें या फिर 3 चीज़ें। एक तो होता है ऑब्वियसली एंड्रॉयड 1 एकदम क्लीन इंटरफेस, दूसरा होता है कि कैमरा, और उसके अलावा उनका जो प्राइम फोकस रहता है वो डिज़ाइन पे रहता है। कितना मिनिमलिस्टिक दिखता है उनका स्मार्टफोन, जितना क्लासी दिखता है उतना स्मार्टफोन उनके लिए उतना बेहतर है। उनके जो स्पेसिफिकेशंस देखोगे वो उनके कंपेटिटर से हमेशा कम रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो एंड्रॉयड 1 के ऊपर ही लगाए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्मार्टफोन मेकर्स डाइवर्सिफाई कर देते हैं। वो ऑब्वियसली विज्ञापन वाले स्मार्टफोन्स तो बनाते हैं जैसे Xiaomi ने किया था पहले, उसके साथ में एक एंड्रॉयड 1 वाला स्मार्टफोन भी बना देते हैं जैसे कि Mi A2 के साथ में किया था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि Xiaomi को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये जो एंड्रॉयड 1 की पार्टनरशिप है इससे ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो देखी कि हाँ चीज़ें अच्छी तो हो रही है स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी? एक तो ऑब्वियसली है कि आपका जो GPS है वो हमेशा बजट स्मार्टफोन्स के अंदर आपको ख़राब देखने को मिलेगा, क्योंकि जो GPS की टेक्नोलॉजी होती है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। और ये जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खलती पता है किसको? टैक्सी ड्राइवर्स को, क्योंकि वो जब अपना स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वो ज़्यादा प्राइसी स्मार्टफोन तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उनको गाड़ी सबसे ज़्यादा चलानी है, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर यही करता है।
दूसरी बात ये है कि आपके जो रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स है ना, वो भी ज़्यादा बदले नहीं है। आपको वही 4 GB रैम दी जाती है बेस वेरिएंट के अंदर, 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी जाती है। ज़रूर आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज तो देते हैं, लेकिन अगर इसका बेस का जो तुम्हारा जो पैरामीटर है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट होगी इस बजट स्मार्टफोन सेगमेंट के अंदर। अब हालांकि हम जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादातर इस मेन मुद्दे के बाद में लेते हैं, लेकिन मैं कुछ कमेंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक ऑब्वियसली हमारे पास है कमेंट मोहम्मद इरशाद जी से, वो ये बोल रहे हैं कि टॉपिक के अनुसार आजकल ज़्यादातर लोग फीचर मोबाइल से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गए, मोबाइल से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गए। उनको 10,000 के अंदर बजट मोबाइल में काफ़ी कुछ दे देता है, और मिड प्रीमियम और प्रीमियम फील वाले की जो बात होती है वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन इन स्मार्टफोन्स के अंदर वो देने की कोशिश करते हैं। इसलिए कंपनीज़ ने बजट मोबाइल ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसे मोबाइल्स में फुल HD डिस्प्ले, थोड़ा फास्ट चार्जिंग स्पीड और थोड़ा अच्छा सेल्फी कैमरा दिया जाए तो मज़ा आ जाए। जी, आपने एक और चीज़ बताई है कि हाँ, सेल्फी कैमरास के अंदर भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए हैं, ये मैंने मिस कर दिया था, पर थैंक यू इरशाद जी आपको ये पॉइंट आउट करने के लिए। लेकिन अच्छे फीचर से मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, बड़ी कंपनीज कम प्रॉफिट से ऐसा धमाल कर सकती है। तो आप जो बोलना चाह रहे हो वो काफ़ी हद तक सही है। तो चलिए, ये तो रही बात हमारे मेन मुद्दे की जो ज़्यादा खिंच गया है इस बार, क्योंकि टॉपिक ही इतना रोमांचक था। लेकिन इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं आपके सवालों के बारे में। हमारे पास में जो पहला सवाल आ रहा है वो आ रहा है सागर जी से, और इन्होंने ये जो सवाल है वो पिछले हफ्ते भी पूछा था, लेकिन मेरे से मिस हो गया था, सॉरी सागर जी। उनका सवाल ये है कि इनको एक लैपटॉप ख़रीदना है जो 20,000 के अंडर का होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर उनको सारे जितने भी हम लोग फीचर्स डाल सकते हैं पॉसिबली एक 20,000 के लैपटॉप के अंदर वो चाहिए। तो हमारे टॉप पिक्स 3 हैं, मैं उनके लिंक्स ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक तो है डेल इंस्पायरॉन 14, दूसरा है HP 15 एंट्री लेवल लैपटॉप, और तीसरा है Asus का X509। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखने की, ये जो 20,000 का जो प्राइस पॉइंट है इसके अंदर आप ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको कम से कम तो भी 5 या 10,000 तक का अपना जो बजट है उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और प्लीज़ इन 3 लैपटॉप्स को चेकआउट कर ले। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन है, और वो है बोट रॉकर्स 400 का, इसका रिव्यू कब आएगा? हमारे पास में ये जो डिवाइस है वो अभी तक नहीं आया है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि मैंने कुछ एपिसोड्स पहले आपको ये ज़रूर बोला था कि आप उस हेडफोन्स को ख़रीद सकते हो, वो मैंने स्ट्रिक्टली उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बताया था, लेकिन हमारे पास में ये प्रोडक्ट रिव्यू के लिए नहीं आया है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। अब मैं 2 क्वेश्चंस क्लब करने वाला हूँ। एक तो है रोहित अडवाणी जी का, जो पूछ रहे हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। एक और क्वेश्चन है मोहनीश जी से, जो बोल रहे हैं कि माइक्रोमैक्स इन1 10,000 रुपये में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है महेश कुमार जी से, जो पूछ रहे हैं कि 10 से लेके 15,000 तक के बीच में आपको सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन कौन सा देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके पास में विजय जी का भी एक क्वेश्चन है, जो बोल रहे हैं कि भाई मुझे 11,000 के अंडर स्मार्टफोन सजेस्ट कर दो जिसके अंदर बढ़िया बैटरी है और डिस्प्ले भी बढ़िया है। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमीद अली जी का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ी देर में हम लोग उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। पर देखो, टॉप 5 अगर स्मार्टफोन्स आप देखोगे, मैं ये आपको 15,000 के अंदर बता रहा हूँ, पर मोस्टली ये जो स्मार्टफोन्स है ये आपके 11,000 के रेंज में भी आ जाएंगे। तो हम लोगों का नंबर 1 पिक, अगर आप हमारे गाइड पे जाओगे, जिसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सबसे पहला जो स्मार्टफोन हम लोगों ने रैंक किया नंबर 1 वो है Redmi Note 10। काफ़ी हद तक एक ऑलराउंड स्मार्टफोन है, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, मेरे ख्याल से डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी भी काफ़ी हद तक आपको अच्छी मिल जाएगी, 1 दिन की तो मिनिमम मिल जाएगी। और जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि आप इसके ऊपर जितने भी गेम्स डालोगे, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी ना हो, कुछ भी आप इसके ऊपर खेलो, आपको उसको हाई ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर खेलने को मिल जाएगा और अच्छे फ्रेम रेट्स पे भी खेलने को मिलेगा। और इसके अलावा जो डे टू डे यूज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके प्राइस के लिए ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अलावा आपके पास में है Moto G30, इसका भी हमने रिव्यू किया है अपने चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ उस रिव्यू को भी देखिए। ये भी एक ऑलराउंड स्मार्टफोन है, लेकिन कई सारी जगहों पे ये थोड़ा सा नोज़ फ्लैट फेस पड़ जाता है, क्योंकि अगर
आप इसका प्रोसेसर देखोगे तो ये थोड़ा सा माइन्यूटली कम है Redmi Note 10 के कंपैरिजन में। उसके अलावा हमारे पास में Narzo 20 Pro है, जो पहले का एक मतलब Narzo सीरीज़ के अंदर का काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था, लेकिन अभी उसका क्योंकि प्राइस ड्रॉप हम लोग को देखने को मिला है तो ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है अभी खरीदने के लिए। MediaTek Helio G95 प्रोसेसर दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर गेमिंग काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। Realme 7 भी एक अच्छा आपके लिए विकल्प रहेगा। और अल्टीमेटली अगर आपको एक Android One एक्सपीरियंस चाहिए एकदम स्टॉक UI, तो आप Nokia 5.4 को भी देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो बाकी के स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात रही मोहनीश जी के सवाल की कि Micromax In1 क्या ये एक अच्छा स्मार्टफोन है 10,000 रुपये के अंदर, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं देता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली जैसे गाइड ने कहा Redmi Note 10, प्लीज़ ज़रा उसको कंसिडर करिए। लेकिन अगर आपको इंडियन स्मार्टफोन मेकर से ज़्यादा मतलब है तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कोई विकल्प देखना है तो आप Moto G30 ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो ऑल्दो Lenovo ओन्ड है लेकिन फिर भी उसके अंदर फिर वही बात आ जाती है कि वो एक अमेरिकन स्मार्टफोन मेकर है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हो तो इन दो स्मार्टफोन्स को आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है हमीद अली जी से, और इनका सवाल ये है कि ये Xiaomi ने Redmi Note 8 सीरीज़ में ग्लास बैक दी थी, लेकिन आजकल हम लोगों को ग्लास बैक्स देखने को नहीं मिलते हैं बजट स्मार्टफोन्स में, ऐसा क्यों है? इसके अलावा इनका एक और क्वेश्चन है कि Redmi Note 10 Pro लिया जाए या फिर Poco X3 Pro लिया जाए, और इसके अलावा ये भी पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास में जो अभी Realme X7 जो है वो उसको चलाना चाहिए या फिर ये दो स्मार्टफोन्स में से एक चीज़ खरीदनी चाहिए। तो Redmi Note 10 Pro अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इसके अंदर आपको Redmi Note 10 Pro Max की तरफ देखना चाहिए, अगर आप Poco X3 Pro को भी अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों काफ़ी हद तक मतलब सेम कैटेगरी में है। अगर आप Pro Max लेना चाहते हो, Redmi Note 10 Pro Max लेना चाहते हो, तो वो तब लेना जब आपको 108 मेगापिक्सल जो सेंसर है वो आपकी प्रायोरिटी हो। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, 5G चाहिए, तो आप ज़रूर Poco X3 Pro ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास में Realme X7 ऑलरेडी है तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो। हाँ, ज़रूर हमारे Poco X3 Pro के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर तो दे दिया गया है, लेकिन उससे भी आपको क्या मिल जाएगा? आपका Realme X7 के अंदर मेरे ख्याल से गुड इनफ प्रोसेसर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो ज़रूर कंसिडर कर सकते हो Poco X3 Pro को। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको गेमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ इन दो चीज़ों के बारे में बता दिया, इन दो स्मार्टफोन्स के बारे में बता दिया। आपकी जो प्रायोरिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को देखना। इसके आगे हमारे पास में आ रहा है अभिषेक पटेल जी से क्वेश्चन, और वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है शो के अंदर। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि LG जो विंग है, जो स्मार्टफोन है, उसके अंदर एक 50% प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है और वो भी बिक रहा है 30,000 रुपीज़ के अंदर। वो क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? तो इसके अंदर मैं खुद, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना जाओ, तो अगर मेरे पास 30,000 रुपये अभी होते, मैं आंख बंद करके स्मार्टफोन का लेता, क्योंकि आगे जाके 10 साल के अंदर उसका जो वाव फैक्टर है वो डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है, और उसकी कलेक्टर वैल्यू है वो भी अकॉर्डिंगली डबल हो जाएगी। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को एक अच्छे कंडीशन में रखते हो तो थोड़े सालों के बाद में जब कुछ रिव्यूअर्स आपको क्या बोलते हैं अप्रोच करेंगे, तो आप उनको ये स्मार्टफोन दे सकते हो। या फिर कोई अगर कलेक्टर है, वो अगर ऐसे स्मार्टफोन को खरीदना चाहता है, तो आप उसको भी ये स्मार्टफोन एक अच्छे दाम पे बेच पाओगे, इवन दो अभी उसकी जो वैल्यू है काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि इतना नॉवल फ़ोन है ये। इसके अलावा हाँ, ऑब्वियसली अगर आप डे टू डे यूज़ के बारे में बात करोगे तो जो स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो हाँ, मतलब बाकी स्मार्टफोन्स में भी सेम ही प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट के अंदर, लेकिन आप थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो रैम और जो स्टोरेज वेरिएंट्स है वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं, इसका जो कैमरा है वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ फंक्शनैलिटी के तौर पे देखना चाहोगे तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। नॉवल फैक्टर है इसके अंदर। एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है कि इसके अंदर 60 FPS का पैनल है दोनों डिस्प्लेस के ऊपर, तो अगर आप बहुत ही हैवी गेमर हो तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगेन मैं तीसरी बार कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता तो ज़रूर इस स्मार्टफोन को ख़रीद लेता। इसके अलावा हमारे पास में हर्ष सोनी जी से क्वेश्चन है, और वो ये बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं Vivo V20 के अंदर। इसके दो एडिशंस अभी तक लॉन्च हुए हैं, एक Vivo V20 2020 और एक Vivo V20 2021, और इन दोनों स्मार्टफोन्स
कि बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का अंतर है और वो है उसका प्रोसेसर। तो एक के अंदर आपको दी जा रही है 720G जो 2020 का जो एडिशन है उसके अंदर, और एक के अंदर आपको दी जा रही है 730G। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बेंचमार्क्स देखोगे या फिर उनके बेंचमार्क स्कोर्स देखोगे, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जगह पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो ये है कि जो 730 है वो सपोर्ट करता है क्वाड HD+ तक के डिस्प्लेस के अंदर। लेकिन अगर आप इसी स्मार्टफोन के रेफरेंस के बारे में बात करोगे तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 2020 और 2021 बहुत डिफिकल्टी है सब कुछ बोलना, पर दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है, तो परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वीवो ने ये स्टेप इसलिए लिया है 2021 के अंदर इस प्रोसेसर को इंक्लूड करने का, क्योंकि जो 720G प्रोसेसर है वो मेरे को लगता है वो सोल्ड आउट हो गया है। तो उनको ऑब्वियसली ये तो देखने को मिला कि V20 एक बहुत ही हॉटली एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छे से बिक भी रहा है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से यही निर्णय लिया कि इसके अंदर 730G लगा देते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर के अंदर, पर हम लोग इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको जो भी स्मार्टफोन मिलता है कम दाम के ऊपर आप उसको उठा सकते हो। और फाइनली जो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है प्रदीप जी से, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के अंदर ऑल्ट जी लाइफ का फीचर है या नहीं है। तो ऑल्ट जी लाइफ बेसिकली ये है कि आपका एक ऐप लॉकर टाइप का है जिसके अंदर आप कुछ फोटोज़ और फाइल्स प्राइवेट रख सकते हो, अपनी प्राइवेट और जो पर्सनल लाइफ है उनको अच्छे से सेग्रीगेट कर सकते हो। तो बिल्कुल है, इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर ये फीचर है, और जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होगे कि आप ऐसे जाके इसको इनेबल कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है उसको मैंने अच्छे से आंसर कर दिया हो। तो ये रहा हमारा एपिसोड। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसको बनाते टाइम, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक रिसर्च लगा था, मेरे को काफ़ी इतिहास में जाना पड़ा इसके लिए। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया हो, और अगर आप अभी तक हमारे साथ में बने रहे हो तो प्लीज़ एक दो चीज़ें मेरे को सुन लो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि यार हम चाहते हैं कि जो ये वीडियोस बना रहे हैं हम लोग आधा घंटा 40 मिनट खड़े होके आपके लिए, और इसके अलावा जो भी लाइटिंग में सेटअप लगाता हूँ जिससे कि आपको ये जो वीडियो एकदम अटमोस्ट क्वालिटी में मिले, उसका कुछ पे बैक भी हमें मिले, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आए। और व्यूज़ कब आते हैं? जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो और इस वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ में। तो अगर आप वो चीज़ कर सकते हो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं। उसको रिसर्च भी बहुत देर से करता हूँ और मतलब काफ़ी एफर्ट जाता है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो अगर आप वो रेसिप्रोकेट कर सकते हो हमारे लिए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और हमेशा की तरह ये याद रखें कि जो भी टेक की खबरें हैं उनके लिए ज़रूर लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।